हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए हम लोग प्लेटो को देखते हैं। प्लेटो में हम लोग पढ़ रहे थे प्लेटो की चिंतन पद्धतियाँ। प्लेटो की चिंतन पद्धतियों में हम लोग दो चिंतन पद्धतियाँ पढ़ चुके थे। एक द्वंद्वात्मक पद्धति, एक विश्लेषणात्मक पद्धति हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज देखते हैं सदृश्यात्मक पद्धति। पिछला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा। तो चलिए आज का है सदृश्यात्मक पद्धति। देखते हैं हम लोग सदृश्यात्मक पद्धति। प्लेटो की सदृश्यात्मक पद्धति, प्लेटो की चिंतन पद्धतियों में यह है हमारा सदृश्यात्मक पद्धति। दो पद्धति हो चुकी है, पिछला वीडियो जरूर देखिएगा तभी समझ में आएगा। एक हम लोगों का द्वंद्वात्मक पद्धति हो चुकी है, एक विश्लेषणात्मक पद्धति हो चुकी है। मैंने विधिवत पढ़ाया है, तो प्लीज आप लोग जरूर जाके देखिए। तो चलिए सदृश्यात्मक पद्धति देखते हैं। अगर आप लोगों को प्लेटो की सदृश्यात्मक पद्धति को समझना है तो इसको जो है हम लोग 3 पार्टों में बांट देते हैं। कितने पार्टों में? 3 पार्टों में बांट देते हैं। किसकी? प्लेटो की सदृश्यात्मक पद्धति। प्लेटो की सदृश्यात्मक पद्धति जो है 3 भागों में हम लोग उसको बांट देते हैं। जब हम बांट के समझेंगे तो हम लोगों के समझ में आ जाएगा। पहला भाग जो उसका है कलाओं से संबंधित, जो सदृश्यात्मक पद्धति का पहला पार्ट होगा वह कलाओं से संबंधित होगा। दूसरा जो है सदृश अथवा भौतिक जगत से। दूसरा क्या है इनका? सदृश अथवा भौतिक जगत से इन्होंने क्या लिया है? उदाहरण लिया है। पहला इन्होंने क्या किया है? कलाओं से उदाहरण लिया है। दूसरा इन्होंने जब ये अपना ग्रंथ लिख रहे थे तो उसमें जो है जो इनका सदृश्यात्मक पद्धति है, सदृश्यात्मक पद्धति में इन्होंने कई जो उदाहरण दिए हैं वह कलाओं का उदाहरण दिए हैं और कई जो है सदृश अथवा भौतिक जगत का एग्जाम्पल दिए हैं। तीसरा हम लोग देखते हैं पौराणिक कथाओं का प्रयोग, मिथक या गल्प कथाओं का प्रयोग। जो प्लेटो है उन्होंने गल्प कथाओं का भी प्रयोग किया है। कोई भी चीज जैसे समझ में नहीं आ रही है तो उसको गल्प कथाओं के माध्यम से इन्होंने अपने ग्रंथ में समझाने की कोशिश किए हैं। कौन? प्लेटो महोदय। तो उसमें क्या है? पौराणिक कथाओं का प्रयोग, मिथक या गल्प कथाओं का प्रयोग। प्लेटो की सदृश्यात्मक पद्धति को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। पहला जो है इन्होंने कलाओं से संबंधित एग्जाम्पल दिया है। दूसरा जो है सदृश अथवा भौतिक जगत से लिए हैं। तीसरा जो है इन्होंने पौराणिक कथाओं का प्रयोग, मिथक या गल्प कथाओं का प्रयोग किया है। कौन? प्लेटो। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। सदृश्यात्मक पद्धति में 3 पार्ट, कलाओं से संबंधित इन्होंने एग्जाम्पल लिया है, भौतिक जगत से लिया है और तीसरा जो है पौराणिक कथाओं या गल्प कथाओं का भी इन्होंने प्रयोग किया है। चलिए बारी बारी से इन तीनों चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो है सुकरात की भांति। जैसे सुकरात कोई चीज समझा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वह चीज समझ में नहीं आ रही है तो वह क्या करते थे? कलाओं का प्रयोग करके उसको समझाने का प्रयास करते थे। तो अपने गुरु सुकरात की भांति जो है प्लेटो महोदय ने क्या किया है? कलाओं से भी एग्जाम्पल लिया है। कलाओं से भी एग्जाम्पल लिया है। किसकी बात? सुकरात की भांति। सुकरात की भांति कलाओं से भी एग्जाम्पल लिया है। किसमें? उदाहरण के तौर पर जब वह अपना ग्रंथ लिख रहे थे। उन्होंने कहा कि राजनीति एक कला है। किसने कहा? क्वेश्चन पूछा भी जाता है, राजनीति एक कला है, किसने कहा है? तो प्लेटो ने कहा है। राजनीति एक कला है। इसमें कौन सी पद्धति का प्रयोग हुआ है? सदृश्यात्मक पद्धति में कलाओं का प्रयोग हुआ है। किसमें? राजनीति एक कला है। यह मांग है कि अन्य कलाओं की भांति इसमें भी ज्ञान का आधार होना चाहिए। प्लेटो ने क्या कहा? राजनीति एक कला है। यह मांग है कि अन्य कलाओं की भांति भी इसमें जो है ज्ञान का आधार होना चाहिए। किसने कहा? प्लेटो ने कहा है। प्लेटो ने क्या कहा? राजनीति एक कला है। यह मांग की है कि अन्य कलाओं की भांति इसमें भी क्या होना चाहिए? ज्ञान का आधार होना चाहिए। मतलब राजनीति में भी ज्ञान का आधार होना चाहिए। किसने कहा? प्लेटो ने कहा।
रिपब्लिक में, रिपब्लिक इनके ग्रंथ है, इनकी पुस्तक का नाम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? तो रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? प्लेटो ने लिखी है। रिपब्लिक में जो है दार्शनिक राजा, आगे हम पढ़ाएंगे, सारी चीजें पढ़ाएंगे, पहले रिपब्लिक भी पढ़ाएंगे, इनकी पुस्तक। रिपब्लिक में दार्शनिक राजा को भी अन्य कलाकारों के सदृश ज्ञान का आधार होना चाहिए। क्या कर रहे हैं? चलिए, इन्होंने कहा रिपब्लिक में दार्शनिक राजा को भी अन्य कलाकारों के सदृश जो है ज्ञान का आधार होना चाहिए। राजनीतिज्ञ को अपने कार्य का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। राजनीतिज्ञ को भी अपने क्षेत्र का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इन्होंने कहा रिपब्लिक में जो दार्शनिक राजा को भी अन्य कलाकारों के सदृश, जैसे कोई कलाकार है, जैसे कोई आर्ट बनाना बहुत अच्छा जानता है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, तो उसको क्या है? अपनी कला का ज्ञान है। क्या है? अपनी कला का ज्ञान है। जैसे कोई एक्टिंग करता है तो उसको एक्टिंग का ज्ञान है, जैसे कोई डांस करता है तो उसको डांस का ज्ञान है। उसी प्रकार प्लेटो ने कहा कि जो रिपब्लिक का दार्शनिक राजा है, जो रिपब्लिक का दार्शनिक राजा है, उसको भी कलाकारों के सदृश जो है ज्ञान होना चाहिए। राजनीतिक को भी अपने क्षेत्र का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। आप लोग समझ गए होंगे, जैसे एक कलाकार को अपने क्षेत्र का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, वैसे किसी दार्शनिक राजा को भी राजनीति का जो है पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। कलाकार जो है, एक मिनट, हाँ, कलाकार अपनी कला के व्यवहार में नियमों के समूह से नहीं बंधता, अर्थात राजनीति का कलाकार आदर्श राजनीतिज्ञ भी कानूनों के प्रतिबंध से स्वतंत्र होना चाहिए। इन्होंने कहा कलाकार जो है अपनी कला के व्यवहार में नहीं बंधता। कलाकार जो है अपनी कला के व्यवहार में नहीं बंधता, मतलब क्या है? वह नए नए कलाओं की खोज करता है। कोई आर्टिस्ट है तो नए नई क्या करता है? पेंटिंग करता है, नई नई कला विकसित करता है। उसी प्रकार इन्होंने कहा कि कलाकार अपनी कला के व्यवहार में नियमों के समूह में नहीं बंधता, अतः राजनीति का कलाकार, अतः ध्यान से समझिएगा, राजनीति का कलाकार आदर्श राजनीतिज्ञ को भी कानूनों के प्रतिबंधों से स्वतंत्र होना चाहिए। मतलब इनका क्या कहना है? जो सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ हो, जो राजा हो, उसे जो है कानूनों के प्रतिबंध में नहीं बंधना चाहिए, बल्कि उसे स्वतंत्र रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह रहा जो है प्लेटो का जो है सदृश्यात्मक पद्धति, सदृश्यात्मक पद्धति में कलाओं का प्रयोग। दूसरा हम लोग देखते हैं अधिकतर सदृश अथवा भौतिक जगत का प्रयोग। अधिकतर सदृश अथवा भौतिक जगत का प्रयोग इन्होंने अपने ग्रंथों में किया है। पशु जगत, सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा गया कि अरस्तु ने सबसे ज्यादा अपने ग्रंथ में उदाहरण के तौर पर किस पशु का प्रयोग किया है, तो किस पशु का प्रयोग किया है? सबसे ज्यादा उदाहरण इन्होंने अपने ग्रंथों में जो है कुत्ते का, किसका? कुत्ते के समान, कुत्ते के समान जो है सबसे ज्यादा कुत्ता शब्द का, पशु जगत में कुत्ता शब्द का प्रयोग किया है। कौन? प्लेटो। पशु जगत कुत्ता, रिपब्लिक में कुत्ते के सदृश जो है इन्होंने अनेक तर्क बनाए हैं। रिपब्लिक में इन्होंने कई एग्जाम्पल देकर जो है कुत्ते के सदृश कई तर्क बताए हैं, कई तर्क दिए हैं। इन्होंने कहा जिस प्रकार चौकीदारी के काम के लिए नर या मादीना कुत्ता एक समान होता है,
उसी प्रकार राज्य के संरक्षक बनने के लिए पुरुष और स्त्री में कोई अंतर नहीं होता है। स्त्रियां भी पुरुषों के समान संरक्षक बन सकती हैं। पहली बात तो एक कोटेशन भी पूछा जा सकता है कि यह किसका है, तो यह प्लेटो का है। प्लेटो ने अपने सदृश्यात्मक पद्धति में जो अपने ग्रंथ लिखे हैं उसमें जो है पशु जगत में सबसे ज्यादा जो है कुत्ते शब्द का एग्जाम्पल दिया है। इन्होंने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में कई तर्क जो है कुत्ते के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। एक इनका है, जिस प्रकार चौकीदारी के काम के लिए नर या मादीना कुत्ता एक समान होता है, उसी प्रकार राज्य के संरक्षक बनने के लिए पुरुष और स्त्री में कोई अंतर नहीं होता है। स्त्रियां भी एक संरक्षक बन सकती हैं। यह किसका कथन है, प्लेटो का। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। पशुओं की नस्ल सुधारी जाती है, वैसे मनुष्यों की भी नस्लों को सुधारा जा सकता है। जैसे पशुओं की नस्ल को सुधारी जा सकती है, वैसे मनुष्यों के नस्ल को भी सुधारा जा सकता है। किसका कथन है, प्लेटो महोदय का कथन है। प्लेटो महोदय क्या कर रहे हैं, एक जो है मतलब सदृश एक पैदा कर रहे हैं, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब जिस प्रकार पशुओं की नस्ल सुधारी जा सकती है, उसी प्रकार जो है किसी मतलब व्यक्तियों की भी नस्ल सुधारी जा सकती है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। पौराणिक कथाओं का प्रयोग, मिथक या गल्प कथाओं का प्रयोग। अगर क्वेश्चन पूछा गया क्या प्लेटो महोदय जो है अपने ग्रंथ में गल्प कथाओं या पौराणिक कथाओं का प्रयोग किया है किसी चीज को समझाने के लिए, तो 100% हाँ, प्लेटो ने जो है गल्प कथाओं और पौराणिक कथाओं का भी प्रयोग किया है अपने ग्रंथों को समझाने के लिए। गल्प कथा क्या होती है, अगर पूछा गया गल्प कथा क्या है, तो गल्प कथा जो होती है एक कहानी होती है जो शाब्दिक एवं वास्तविक रूप से सही ना होकर नैतिक रूप से सही मानी जाती है। जो वास्तविक या शाब्दिक रूप से क्या होती है, सही नहीं होती है, बल्कि नैतिक आधार पर क्या होता है, उसे सही माना जाता है। नैतिक आधार पर उसे सही माना जाता है। गल्प कथा किसे कहते हैं, गल्प कथा एक कहानी होती है जो शाब्दिक एवं वास्तविक रूप में सही नहीं होती है, बल्कि नैतिक रूप में उसको सही माना जाता है। तो प्लेटो की 2 गल्प कथाएं हैं। प्लेटो की कितनी गल्प कथाएं हैं, प्लेटो की 2 गल्प कथाएं हैं। पहला जो है फोनीशियन कथा। फोनीशियन कथा किसकी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फोनीशियन कथा किसकी है, तो प्लेटो की है। बहुत से बच्चे गलत करेंगे। इनकी यह क्या है, गल्प कथा है। फोनेशियन क्या है, फोनेशियन कथा। फोनेशियन कथा किसकी है, प्लेटो की है। फोनेशियन कथा और दूसरी है अर। पहली है फोनेशियन कथा, दूसरी है अर कथा। फोनेशियन कथा अगर अर ही पूछ लिया गया, अर जो है गल्प कथा किसकी है, तो अक्सर 100% में 80% बच्चे तो गलत करेंगे। अर कथा जो है किसकी गल्प कथा है, प्लेटो की है। फोनेशियन कथा भी प्लेटो की है। आप लोग समझ गए होंगे। फोनेशियन कथा में प्लेटो ने यह समझाने का प्रयास किया है कि दार्शनिक राजा जो होता है वह सोने का बना होता है। दार्शनिक राजा जो है सोने का बना होता है, सैनिक जो होता है वह चांदी का बना होता है, और जो उत्पादक होता है वह कांसे का बना होता है। किसने प्रयोग किया है इसको, फोनेशियन जो गल्प कथा है प्लेटो की, उसमें प्लेटो ने लिखा है कि प्लेटो जो है यह समझाने का प्रयास करते हैं कि जो दार्शनिक राजा होता है वह सोने का बना होता है, जो सैनिक होता है वह चांदी का बना होता है, जो उत्पादक होता है वह कांसे का बना होता है। सोना, चांदी और कांसे का प्रयोग होने के कारण इसे धातु कथा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, धातु कथा भी कहते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। निगमनात्मक पद्धति या दार्शनिक पद्धति। निगमनात्मक पद्धति को है
जो है दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं। निगमनात्मक पद्धति को भी दार्शनिक पद्धति कहते हैं, जिसमें इसमें क्या है, इसको सामान्य सिद्धांत दार्शनिक पद्धति या निगमनात्मक पद्धति के नाम से जाना जाता है, जिसमें कुछ विशिष्ट निष्कर्ष निकाले जाते हैं। कुछ विशिष्ट निष्कर्ष निकाले जाते हैं, मतलब सरल से विशिष्ट की तरफ। पहले कोई जैसे काम की शुरुआत होगी सबसे सरल स्टेप से होगी, अंत में सबसे जटिल स्टेप पे जाके रुकेगी। तो कुछ विशिष्ट क्या किया जाता है, निष्कर्ष निकाले जाते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली पद्धति को क्या कहते हैं, निगमनात्मक पद्धति कहते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली पद्धति को निगमनात्मक पद्धति कहते हैं। इसका जो प्लेटो का आधार बना आदर्श राज्य का चित्रण इन्होंने निगमनात्मक पद्धति के द्वारा किया है। निगमनात्मक पद्धति के आधार पर जो है आदर्श राज्य का चित्रण जो है प्लेटो ने किया है। क्वेश्चन पूछा, बाय द वे पूछ लिया गया कि आदर्श राज्य का चित्रण जो है प्लेटो ने किस पद्धति के आधार पर किया है, तो निगमनात्मक पद्धति के आधार पर किया है। आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। स्वउद्देश्यात्मक पद्धति क्या है, प्रत्येक वस्तु का क्या होता है, कुछ उद्देश्य होता है। जैसे हमारे पढ़ाने का क्या है, कुछ उद्देश्य है कि एग्जाम में जो है हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए और हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो क्या है हमारा पढ़ाने का उद्देश्य, गवर्नमेंट जॉब। तो वैसे इन्होंने कहा कि जो इनकी स्वउद्देश्यात्मक पद्धति है, इन्होंने कहा कि प्रत्येक वस्तु का क्या होता है, कुछ उद्देश्य होता है और वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सतत क्या रहता है, प्रयत्नशील रहता है और उसी तरफ अग्रसर रहता है। अग्रसर रहता है। प्रत्येक वस्तु का कुछ उद्देश्य होता है और वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है और उसी तरफ क्या होता है, अग्रसर रहता है। और इनका जो आधार बना, जो स्वउद्देश्यात्मक पद्धति का आधार क्या था, शिक्षा सिद्धांत का दार्शनिक आधार। जो इन्होंने शिक्षा सिद्धांत का दार्शनिक आधार दिया, इसी पद्धति के आधार पर दिया है। शिक्षा सिद्धांत का दार्शनिक आधार इन्होंने स्वउद्देश्यात्मक पद्धति के आधार पर दिया है। आप लोग समझ गए होंगे। इन्होंने कहा है प्रत्येक वास्तविक राज्य का उद्देश्य होता है आदर्श राज्य की ओर उन्मुख होना। प्रत्येक वास्तविक राज्य का उद्देश्य होता है आदर्श राज्य की ओर उन्मुख होना। प्रत्येक राज्य का क्या होता है, वास्तविक उद्देश्य होता है आदर्श राज्य की ओर उन्मुख होना। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, ऐतिहासिक विधि देख लेते हैं। रिपब्लिक में इतिहास के अध्ययन के आधार पर राज्य के विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि ऐतिहासिक विधि जो है, इन्होंने ऐतिहासिक विधि के आधार पर किसका वर्णन किया है, तो राज्य की जो इन्होंने 4 अवस्था बताई है उसका वर्णन जो है इन्होंने ऐतिहासिक विधि के आधार पर किया है। राज्य की जो 4 अवस्थाएं हैं उसको हम आगे पढ़ाएंगे। इनकी पद्धतियों के बारे में कहा जाता है कि उसकी पद्धति को ना तो हम आगमन पद्धति और न निगमन पद्धति कह सकते हैं। यह तो एक प्रकार की जो है रचनात्मक पद्धति है। इसमें सिद्धांत का निर्माण जो है उसका व्यवहार में प्रयोग जो है साथ साथ चलता है। किसकी पद्धति को, प्लेटो की पद्धति को न तो आगमन पद्धति कहा जा सकता है न निगमन पद्धति कहा जा सकता है, बल्कि यह एक रचनात्मक पद्धति है। इसमें सिद्धांत का निर्माण व्यवहार में प्रयोग साथ साथ चलता है। तो यह रहा जो है प्लेटो के सिद्धांत, यह रहा प्लेटो के जो है पद्धतियां, प्लेटो की पद्धतियां। आप लोगों को सारी पद्धतियां समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आए तो प्लीज बताइएगा कमेंट करके। इसके आगे प्लेटो जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।